नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल औदिच एग्जाम प्रिपरेशन में। साथियों, यदि आप सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट जैसी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथियों, आज मैं आपको CDP बाल विकास संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराऊंगा व्याख्या सहित। साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को भी चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से वह कारक जो बालकों में अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा तो होगा अध्ययन के प्रति उनकी व्यक्तिगत रुचि। अध्ययन के प्रति बालकों की जो व्यक्तिगत रुचि होगी उसके कारण बालक में जो अधिगम का प्रसार होगा। क्योंकि CDP में यदि आप शिक्षक के रूप में भूमिका निर्वहन कर रहे हैं तो कक्षा में अधिकाधिक कार्य हम प्राथमिक स्तर पर बालकों को नहीं दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ना तो हम लेखन कार्य की अधिकता कर सकते हैं प्राथमिक स्तर पर और ना ही हम गृह कार्य की अधिकता कर सकते हैं। तो हमारा जो सबसे अच्छा कारक होगा जो अधिगम की अधिकता का प्रसार कर सकेगा तो अध्ययन के प्रति उनके व्यक्तिगत रुचि के कारण होगा। हमारा राइट आंसर फर्स्ट, हमारा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। कोई बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां विकसित होती हैं। कोई बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां विकसित होती हैं। आपके ऑप्शन है अनेक रूप में, नियमित रूप में, गुणात्मक दृष्टि से या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा सेकंड, नियमित रूप से। क्योंकि जो बालक का विकास होता है, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसमें ज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास होते हैं। साथ ही साथ इन विकासों के साथ ही साथ उनकी आदतों में, व्यवहार में तथा रुचि में भी परिवर्तन होता रहता है। उनकी प्रवृत्तियों में भी विकास होता है। तो जो विकास है वो नियमित रूप से होता है। हमारा राइट आंसर जो होगा वो सेकंड होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ कर देता है। जो अमूर्त वस्तुएं होती हैं तो जिन पियाजे जी कहते हैं अमूर्त वस्तुओं को जो बालक होता है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जानना प्रारंभ कर देता है, सीखना, सोचना प्रारंभ कर देता है। तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वह पूर्व किशोरावस्था की अवस्था भी है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौलिकता का गुण निम्न में से किन बालकों में पाया जाता है। तो याद रखिए, यदि आप शिक्षक की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को आपको स्वयं को शिक्षक पर बन के देखना होता है, स्वयं के प्रति व्यवहार करके देखना होता है। 50% आप CDP खुद सॉल्व कर सकते हैं यदि स्वयं शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करने के बारे में सोचना प्रारंभ कर दें तो लिखा है मौलिकता का गुण निम्न में से किन बालकों में पाया जाता है। यदि आप शिक्षक होते तो आप क्या करते। वे बालक जो धनी परिवार से संबंध रखते हैं तो मौलिकता का गुण धनी परिवार से कोई संबंध नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वे बालक जो निर्धन परिवार से संबंध रखते हैं, नहीं, मौलिकता का गुण निर्धन और धनी से संबंध नहीं रखता है। वहीं वे बालक जो सृजनशीलता का गुण रखते हैं, जो सृजनशील होते हैं, सृजनशील मतलब है समस्याओं का समाधान विभिन्न तरीकों से करना जानते हों, तो वे बालक मौलिकता का गुण पाया जाएगा। तो हमारा राइट आंसर जो होगा थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। आपके लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जैसे कि आप सीटेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो देखते हैं शिक्षार्थियों की संख्या बहुत अधिक है, अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख से 25 लाख के बीच में है। इतने लोगों का ना तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों से परीक्षा हल कराई जा सकती है, ना निबंधात्मक तरीके से, ना ही वैकल्पिक तरीके से। तो
जो प्रणाली यूज़ करी जा रही है वो वस्तुनिष्ठ तरीके से यूज की जा रही है, वही हमारा राइट आंसर भी होगा। जब शिक्षार्थियों की संख्या अधिक होगी तब हम वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रश्नों का परीक्षा का मूल्यांकन करेंगे। हमारा राइट आंसर जो होगा वह सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, संज्ञानात्मक विकास को किसने जननिक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया? संज्ञानात्मक विकास को किसने जननिक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया? तो हम जानते हैं ऐसा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी ने दिया। तो जीन पियाजे जी ने ही जननिक ज्ञान मीमांसा को स्वीकार किया है। हमारा राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा जीन पियाजे, सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है? तो पहला विकल्प दिया है बच्चों पर पढ़ने वाले दबाव को कम करना। सदैव याद रखिए, वैसे तो राष्ट्रीय शिक्षा ने 2005 ने ऐसा कह ही रखा है, लेकिन आपको व्यवहारिक तौर पे जब पेपर को हल करना है तो कुछ चीज़ों को याद रखना है। बच्चे जो प्राथमिक स्तर पे हैं उनके दबाव को सदैव ही कम करना है। याद न करने की प्रणाली को रटना, कंठस्थ करना, सिर्फ ही, केवल, मात्र जैसे अगर शब्द आ जाएं तो जैसे दबाव को कम करना है, तो ये सही आंसर हो सकता है, सही कथन है। आंसर नहीं सही है इसमें क्योंकि नहीं पूछा गया है कौन सा कारक, कौन सा उद्देश्य नहीं होगा, तो ये एक उद्देश्य है। तो हमारा क्या राइट आंसर होना चाहिए? विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, छात्रों की प्रवृत्ति के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग करना। देखिए सीबीएसई जो है आजकल ग्रेड का प्रयोग करने लगा है अंकों के स्थान पर, तो हमारा ये भी राइट आंसर नहीं होगा। निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना, सदैव ही शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया ही है जो निदान एवं उपचार करे। किसका? निदान का अर्थ होता है समस्या की पहचान करना, वहीं उपचार का अर्थ होता है समस्या का निवारण करना। उसका उपचार करना है, उपचार का अर्थ समस्या का निवारण करना, और वहीं निदान का अर्थ है समस्या की पहचान करना। तो हमारा ये भी कथन सही हुआ। कौन सा कथन उद्देश्य हमारा नहीं है? तो विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य नहीं है? सभी प्रकार सत्य नहीं है, ये भी आप ध्यान रखा करिए। जब भी प्रश्न पढ़ें प्रश्न को एक बार जरूर रिपीट करें। एक बार प्रश्न पढ़ने के बाद प्रश्न को दोबारा रिपीट जरूर करें। हो सकता है आपने पहली बार में प्रश्न सही से ना पढ़ा हो, क्योंकि इसमें नहीं लिखा है। और कुछ बालक ऐसे होते हैं नहीं ना देख करके कौन सा वाक्य सत्य है समझ के आंसर दे देते हैं। तो नहीं शब्द को पढ़ने के लिए आपको एक बार प्रश्न को अवश्य पढ़ना है। सभी प्रकार के व्यवहार आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। कौन सा वाक्य सत्य नहीं है? तो सभी प्रकार के व्यवहार आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं, जी करते हैं, तो ये सत्य है। जब प्रेरणा समाप्त हो जाती है तब अनुशासन की समस्या आने लगती है। जब प्रेरणा समाप्त हो जाएगी तब अनुशासन की समस्या आने लगेगी, सत्य है। वही अनुशासन किसी प्रकार के प्रेरणा का नकारात्मक स्वरूप है, गलत। अनुशासन जो है सदैव भी प्रेरणा का सकारात्मक स्वरूप होता है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वह थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगी, ये वाक्य सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के व्यक्तिगत विकास हेतु शिक्षा से संबंधित किस तथ्य पर एक शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए? देखिए फिर नहीं लिख किया है, किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए? तो बच्चों में रचनात्मक कौशलता का विकास करना चाहिए। शिक्षक को सदैव ध्यान रखना चाहिए, उसकी रचनात्मक कौशल का ध्यान रखना चाहिए, तो ये सत्य कथन है। बच्चों में नैतिक मूल्यों के भाव को जागृत करना चाहिए।
बच्चों को पर्याप्त स्नेह प्रदान नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, बच्चों को पर्याप्त अति हद से ज़्यादा स्नेह नहीं प्रदान करना चाहिए। और जो हमारा राइट आंसर होगा, बच्चों के व्यक्तित्व को मान्यता न देना। सदैव ही बच्चों के व्यक्तित्व की, बच्चों की जो पर्सनालिटी हो उसको मान्यता देनी चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा न देना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर जो होगा, फोर्थ जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक कक्षा में दी गई अनुक्रियाओं को तेजी से सीख जाता है, इसका कारण हो सकता है बालक की तेज बुद्धि, बालक की सुनने की क्षमता, बालक की तेज नज़र, बालक की क्षीण बुद्धि। कोई बालक जल्दी सीख जाता है, तेजी से सीख जाता है, तो उसका एक कारण हो सकता है बालक की बुद्धि तेज हो, बालक की जो बुद्धि हो वह तेज हो, तो इस वजह से वो सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो देखिएगा, इसमें ऑप्शन है खेल विधि के माध्यम से। जी, खेल विधि के माध्यम से उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणित की जानकारी देकर करना चाहिए, दोनों सही ऑप्शन है। तीसरा, लिखने तथा सिखाने से पूर्व बच्चों को चित्र बनाना, ये भी सही आंसर है हमारा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, चलते हैं साथियों। यदि आप CDP या किसी भी सब्जेक्ट में वीक महसूस कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाएंगे, एक एक प्लेलिस्ट को खोल के ध्यान से पढ़ेंगे और सीटेट में अपना अच्छा स्कोर गेन करेंगे। आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए अब की बार सीटेट पार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षाओं की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे। यदि आप देखिए, एक प्रश्न सदैव ही लैंगिक विविधता से आ जाता है, तो लैंगिक विविधता का प्रश्न सदैव आता है, आपको टॉपिक को क्लियर कर लेना है। यहाँ भी देखिए आ गया है कि एक शिक्षक के होने के नाते आप अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे। कक्षा के छात्राओं से अलग उनके घर में काम धंधों की जानकारी देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लैंगिक भेदभाव कर ही नहीं सकते। यदि हम शिक्षक हैं तो शिक्षक की भूमिका निर्वहन कर रहे हैं कक्षा में, तो छात्रों पर अवांछित टिप्पणियां करके जिससे कि वह स्वयं विशिष्ट ना समझें, गलत। सभी छात्र व छात्राओं की समान रूप से, समान, जहाँ पे समानता का भाव प्रकट हो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी छात्र व छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करेंगे। हमारा राइट आंसर जो होगा थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी रमेश हमेशा आपके साथ बात करता है, तो आपकी राय रमेश के विषय में क्या होगी। आप सोचिए, जब कोई बालक कक्षा में शिक्षक से ज़्यादा वार्तालाप करता है, कम्युनिकेट स्किल उसकी शिक्षक के साथ अच्छी होती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं जो बालक होता है वो अधिक चिंतनशील होता है, वह अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए शिक्षक से ज़्यादा बात करता है। तो यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर जो होगा थर्ड हमारा राइट आंसर होगा, रमेश एक चिंतनशील छात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रमों आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ है कि वह जब वह सभी क्षेत्रों में, चाहे वो खेल कूद हो, सामूहिक कार्यक्रम हो, सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई हो, सभी क्षेत्रों में जब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे या अग्रणी हो, तो कहीं ना कहीं वह न तो क्षीण बुद्धि का बालक हो सकता है, न ही तर्कशील क्षमता का बालक हो सकता है, वह सदैव बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र हो सकता है। उसके पास बहुआयामी बुद्धि का गुण पाया जाता है, वह बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र होता है। हमारा राइट आंसर जो होगा थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। जो प्रगतिशील शिक्षा होती है
सबसे पहले तो जानते हैं प्रगतिशील शिक्षा होती क्या है। प्रगतिशील शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें बालक के द्वारा क्या पाठ्यक्रम होगा, पाठ्यक्रम की समय सीमा कितनी होगी, विद्यालय का वातावरण कैसा होगा, सब बालकों द्वारा, शिक्षार्थियों द्वारा ही बनाया जाता है, वह प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है। और ऐसे स्कूलों को स्कूल लैब बोला जाता है, विद्यालय लैब, विद्यालय प्रयोगशाला बोला जाता है। तो जहाँ पर बालक ही सब कुछ डिसाइड करेंगे तो बालकों का उत्तरदायित्व तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए आत्मानुशासन के विकास के लिए। बालक के आत्मानुशासन विकास के लिए बालकों के उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। हमारा राइट आंसर जो होगा वह 2 हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है निम्न में से यह किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। तो यह कथन हमारा जिन पियाजे जी ने कहा है। जिन पियाजे जी ने कहा है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर न आधारित होकर के खोज पर आधारित होता है। हमारा राइट आंसर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना बर्ताव रखेंगे। याद रखिए, जब भी आप सीडीपी या सीटेट एग्ज़ाम को सॉल्व कर रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, तो आपको याद रखना है शिक्षक सदैव ही सहानुभूतिपूर्ण, स्नेहपूर्ण होना चाहिए। कभी भी शिक्षक दंड नहीं दे सकता बालक को, ऐसा सीटेट एग्ज़ाम कहता है। आपको याद रखना है, सीटेट एग्ज़ाम में पास होना है तो कुछ मंत्र हैं जो शिक्षक को हमेशा याद रखना है कि शिक्षक को सदैव ही बालक में, चाहे बालक कितना भी वंचित, शोषित, पिछड़ा, सृजनात्मक, प्रतिभाशाली बालक हो, किसी भी तरीके के बालक में अधिगम अक्षमता हो, लेकिन जो शिक्षक होगा वो सदैव ही स्नेहपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करेगा बालक के साथ। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण हो जाएगा। हमारा राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा को पहले तो जानते हैं होती क्या है। समावेशी शिक्षा होती है जब एक ही कक्षा में, जहाँ पर सामान्य बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, वहाँ पर प्रतिभाशाली, सृजनात्मक बालक, पिछड़ा बालक, वंचित बालक, शोषित बालक, सभी बालकों या किसी भी तरीके की अधिगम अक्षमता वाले बालक को एक ही कक्षा में बैठा करके सामान्य अध्ययन कराया जाए, सामान्य बालकों के साथ अध्ययन कराया जाए, वह समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, सामान्य बालकों के साथ अक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था का उपलब्ध कराना। राइट आंसर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। कहीं ना कहीं इस प्रश्न में कहा गया है एक एक करके सीखता है। पहले वह उंगलियों को चलाता है, फिर हाथ को चलाता है, फिर हाथ और उंगलियों को साथ साथ चलाता है। तो यह किस सिद्धांत, बाल विकास के किस सिद्धांत से संबंध रखता है? तो ये बाल विकास के एकीकरण का सिद्धांत से संबंध रखता है। हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार संबंधित है। जो मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह विकास हमारा निरंतर चल रहा है ना। मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो यह विचार संबंधित है, निरंतरता का संबंध से संबंधित है। हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। लिखा है, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को
अभी मैंने आपको पहले बताया है, समावेशी शिक्षा का उदाहरण दिया है कि किसी भी तरीके का अक्षम बालक हो उसको सामान्य बालकों के साथ अध्ययन कराने का प्रयास किया जाता है जब तक हो सके, संभव हो सके तब तक। तो इसमें लिखा एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को, तो देखिए, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, नहीं। हम बालक को कमजोर, किसी भी हालत में बालक को कमजोर प्रदर्शित नहीं कर सकते। हमारा सेकंड ऑप्शन है इस तथ्य को अनदेखा कर दें, एकल अभिभावक वाले तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और उसे ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। राइट आंसर हमारा सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है, तो इसमें ऑप्शन है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है, जो अनिवार्य शब्द का अर्थ है आरटी 2009 राइट टू एजुकेशन 2009 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बालक को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देनी है 8 वर्ष तक। जो बालक का जहाँ पे आवास है, जहाँ पे बालक रह रहा है, उससे निकटतम जो विद्यालय होगा, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक होगा, उसमें उचित सरकारें उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध होता है। जो किशोरों के अंदर सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है वह ऑप्शन आपके लिए अन्य लिंग के सदस्यों की मित्रता से नहीं, मानसिक शक्तियों से। जी, मानसिक शक्तियों के द्वारा ही सामाजिक नेतृत्व का गुण किशोरों में पाया जाता है। हमारा राइट आंसर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालक में वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है? वस्तुओं को लिखा है प्रश्न में, ध्यान से प्रश्न को पढ़ा करिए। बालक को वस्तुओं में विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है, ऐसी कौन सी अवस्था है? तो जिन पियाजे जी ने 4 संज्ञानात्मक अवस्थाएं बताई हैं बालक की, इंद्री गामक या संवेगी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त और अमूर्त। जब बालक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है तो वह वस्तुओं को पहचानने लगता है, उसका वर्गीकरण करने लगता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में देखते हैं। शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति जाती है क्योंकि इससे शिक्षक को दैनिक कार्य योजनाओं के निर्माण से मुक्ति मिल जाती है। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं प्रतीत होना चाहिए विकल्प में कि शिक्षक को कार्य में छूट दी जा रही है या शिक्षक को शिक्षण कार्य से अलगाव उत्पन्न किया जा रहा है, तो वह हमारा आंसर नहीं हो सकता। वहीं दूसरा, इसके द्वारा प्रकरण के महत्वपूर्ण अंगों पर अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है। नहीं, हमारा जो राइट आंसर होगा यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। हमारा राइट आंसर होगा, पॉजिटिव वे में था कि शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि की वैयक्तिक परीक्षा का गुण नहीं है, इसे केवल अनुभवी व्यक्ति ले सकता है। जी, बुद्धि की वैयक्तिक परीक्षा जो है अनुभवी व्यक्ति द्वारा ही ली जाती है। यह परीक्षा छोटे बालकों के लिए अति उपयुक्त है। जी, सही है, छोटे बालकों के लिए ही अति उपयुक्त है। तीसरा विकल्प है, इस परीक्षा में प्रश्नों को कम परिश्रम के द्वारा बनाया जाता है। जी नहीं, इस परीक्षा में प्रश्नों को अधिक परिश्रम के द्वारा बनाया जाता है क्योंकि छोटे बालकों के लिए अनुभवी व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है और किसी न किसी परिमाण पर और विश्वसनीयता के लिए बनाया जाता है।
तो प्रश्नों में अधिक परिश्रम लगता है और इसमें जो प्रश्न पूछा गया था है कि बुद्धि की व्यक्तिक परीक्षा का गुण नहीं है, तो हमारा ये गुण नहीं है। राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। साथियों, कुछ भी ना समझ में आ रहा हो आपके कमेंट बॉक्स में लिखें, जो कुछ भी ना समझ में आ रहा हो समय मिलते ही उसका जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक का व्यक्ति दया और सहानुभूति में विश्वास करता है तथा उसे सत्य और मानवता में अगाध श्रद्धा होती है। विश्वास होता है, प्रश्न कह रहा है श्रद्धा होती है, अगाध श्रद्धा होती है। व्यक्ति दया भी कर रहा है, सहानुभूति भी कर रहा है, सत्य और मानवता में अगाध श्रद्धा भी है। तो इस तरीके के जो बालक हैं वो सामाजिक व्यक्तित्व के प्राणी होते हैं, सामाजिक व्यक्तित्व वाले होते हैं, जिसमें अधिक दया हो, सहानुभूति हो, सत्य और मानवता में अगाध विश्वास हो। राइट आंसर हमारा फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में अनुभूति की भावना मुख्य रूप से किसके परिणाम स्वरूप विकसित होती है? तो अनुभूतियां जो हैं बालक में वह सारी की सारी मानसिक विकास के कारण हमको विकसित होती हैं। मुख्य रूप से किसके परिणाम स्वरूप विकसित होती हैं? तो मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप विकसित होती हैं। हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बालक संवेग की अवस्था में होता है तो उसमें प्रायः देखने को नहीं मिलता है। प्रश्न कह रहा है क्या देखने को नहीं मिलता है? तो देखते हैं, जब बालक असामान्य व्यवहार कर रहा होता है तो जब संवेग होगा तो बालक कहीं ना कहीं असामान्य व्यवहार करता है, क्योंकि संवेग है ही है कि वह मूल प्रवृत्तियां से उत्पन्न होता है, जैसे प्रेम, क्रोध, दया, भाव। जब इन सब संवेगों में बालक होगा तो उसमें असामान्य व्यवहार भी होगा, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी होंगे और उत्तेजना भी होगी, परंतु बालक सदैव भी सामान्य व्यवहार नहीं मिलता, बालक में सामान्य व्यवहार नहीं मिलता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक परिवर्तन दिखने लगते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।